जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में लेकर आ गए आप सभी के लिए यहाँ पर हिंदी के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, अच्छे क्वेश्चन लिए हैं, सिलेक्टेड प्रश्न सभी हैं, प्रीवियस ईयर सभी क्वेश्चन मैंने सिलेक्ट किए हैं जो आपके पेपर में दोस्तों आने के चांसेस इस बार भी हैं। कोई से भी एग्जाम हो, सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो। ठीक है दोस्तों, ऑल इंडिया लेवल का टेस्ट है जिसमें दोस्तों यहाँ पर हिंदी पूछी जाती है, सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली है। ठीक है, सबसे पहले चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को ऑन कर लें जिससे कि आप सभी के पास नोटिफिकेशन दोस्तों पहुंचता रहे। ठीक है, किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन, जैसे कोई भी वीडियो में लेटेस्ट अपलोड करूं तो उसका दोस्तों नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुंचता रहे, इसलिए बोल रहा हूं बेल बटन को जरूर ऑन करिएगा। दोस्तों स्टडी ग्रुप में शेयर करेंगे वीडियो को स्टडी ग्रुप में शेयर करने से क्या होगा, और भी ज्यादा दोस्तों बच्चे आएंगे जिससे कि आप सभी को पता चल पाएगा कंपटीशन क्या है, आप कितने गहरे पानी में हो। ठीक है, क्योंकि वो भी बच्चे बताएंगे मेरे 25 में से इतने हैं, आप भी बताओगे 25 में मेरे इतने, 18 20 25 में से 25। ठीक है, तो इससे पता चल पाता है ठीक है कौन कितने गहरे पानी में है। ठीक है दोस्तों इसकी पीडीएफ फाइल आप सभी को टेलीग्राम पर मिलेगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से डाउनलोड कर मतलब कि जा सकते हो और पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हो, या फिर आप सभी लोग दस्तक एकेडमी के नाम से मेरा एप्लीकेशन बना हुआ है प्ले स्टोर से, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां से पीडीएफ फाइल आप सभी को मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, पद्मावत किसकी रचना है। दोस्तों पद्मावत किसकी रचना है बताइएगा आप लोग, चार ऑप्शन ले लीजिएगा। पद्मावत किसकी रचना है बताइएगा आप लोग। जसवंत सिंह, मलिक मोहम्मद जायसी, कुतुबुन है यहाँ पर, और प्राणचंद चौहान। दोस्तों करेक्ट आंसर किसके साथ जा रहा है, पद्मावत किसकी रचना है दोस्तों, मलिक मोहम्मद जायसी की है, याद रखिएगा। करेक्ट आंसर दोस्तों क्या है इसका, ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका बी वाला सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना, पद्मावत किसकी रचना है, मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है, याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के पेपर के लिए। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्या क्वेश्चन बनना है। देखिए दोस्तों सेकंड क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है आप सभी से, निर्गुण शब्द में कौन सी संधि है। दोस्तों पूछ लिया जाएगा आप सभी से, पेपर में इसी टाइप से पूछा जाएगा, निर्गुण शब्द में कौन सी संधि है। क्या क्लिक करोगे, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, स्वर संधि, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, तो बताइए आप लोग इसमें से कौन सी संधि है निर्गुण में। निर्गुण में कौन सी संधि है, संधि दोस्तों सबसे पहले तीन प्रकार की होती हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि दोस्तों आपकी 5 प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, दीर्घ स्वर संधि, और गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि, अयादि स्वर संधि। ठीक दोस्तों याद रखिएगा। हालांकि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर निर्गुण। निर्गुण शब्द में दोस्तों कौन सी संधि है, निर्गुण शब्द में आपकी विसर्ग संधि हो जाएगी, याद रखेंगे। ठीक है, निर्गुण शब्द में आपकी विसर्ग संधि है, याद रखिएगा। ठीक है, निर्गुण शब्द में दोस्तों विसर्ग संधि है, इसको आपसे को याद रखना है। विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन वर्ण आने पर दोस्तों क्या हो जाता है, जो विकार होता है उसी को विसर्ग संधि कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। निर्गुण नी ऐसे आता है, देखिएगा इसका संधि विच्छेद करोगे तो कैसे होगा, संधि विच्छेद नी प्लस गुण, याद रखिए इस तरीके से निर्गुण। ठीक है दोस्तों, निर्गुण में दोस्तों आपकी विसर्ग संधि है, याद रखेंगे। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी वाला। निश्चल भी इस तरीके से कर सकते हो, निश्चल नी प्लस छल। ठीक है, तपोवन भी इसी तरीके से कर सकते हो, तपा प्लस वन। अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, असीम शब्द का विलोम दोस्तों क्या हो जाएगा, असीम शब्द का विलोम कौन सा है। इसमें से असीम का विलोम पूछा गया है, अनंत, ससीम, अंबर, या फिर अवकाश। बताइए आप लोग, असीम शब्द का विलोम शब्द पूछ लिया गया आप सभी से। असीम का विलोम शब्द दोस्तों ससीम होता है, याद रखेंगे। ठीक है, असीम का विलोम शब्द ससीम होता है। अनंत का दोस्तों क्या होता है, अनंत का विलोम शब्द अंत होता है। अंबर का विलोम शब्द दोस्तों क्या होता है, अवनी होता है। दोस्तों आपसे इसे पेपर में पूछ लिया जाएगा, अवकाश। अवकाश का दोस्तों यहाँ पर विलोम शब्द क्या होता है, अनवकाश बोल सकते हो, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, क्या क्वेश्चन बनना है। देखिएगा निराधार शब्द का कौन सा विलोम है दोस्तों, निराधार शब्द का कौन सा विलोम है दोस्तों। इसमें से निराधार शब्द में कौन सा विलोम है पूछ लिया जाएगा, क्या क्लिक करोगे बताओ आप लोग। निराधार में कौन सा विलोम है, साक्षर, साल, साध्य, या फिर साधार। सो करेक्ट है इसका निराधार में साधार, याद रखें। निराधार का विलोम शब्द साधार होता है, याद रखेंगे। निराधार का साधार या आधार भी बोल सकते हो। साक्षर का दोस्तों क्या होता है, निरक्षर होता है। साक्षर का निरक्षर होता है। और दोस्तों आपका साध्य का दोस्तों क्या होता है, असाध्य होता है। ठीक है, याद रखेंगे। साध्य का असाध्य होता है, साक्षर का निरक्षर होता है। और फिर उसको यहाँ पर पूछ लिया जाएगा कभी कभी आपसे खंडन। खंडन का दोस्तों विलोम शब्द क्या होता है, मंडन होता है, ये भी आपसे को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 5th क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। स्वागत शब्द में कौन सी संधि है दोस्तों, स्वागत शब्द में कौन सी संधि है बताइए आप लोग। स्वागत शब्द में
कौन सी संधि दोस्तों? द्वंद्व, यण, दिगु, तत्पुरुष। दोस्तों यहाँ पर संधि की बात हो रही है, तो दोस्तों ये जो है तत्पुरुष, ये तो समास होता है, तो पहले से कट गया, ठीक है। द्वंद्व समास होता है, पहले से कट गया। दिगु समास होता है, पहले से कट गया। दोस्तों यहाँ पर कौन सी संधि? यण स्वर संधि है, याद रखिएगा, यण स्वर संधि है, यण स्वर संधि। ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट है, याद रखेंगे, ठीक है ना। स्वागत, स्वागत में यण स्वर संधि है। या रा वा से पहले कोई भी व्यंजन आ जाए तो समझ लो वहाँ पर यण स्वर संधि होती है, याद रखिए। सु प्लस आगत, इसका संधि विच्छेद भी करेंगे तो सु प्लस आगत बनेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, शेखर एक जीवनी किसका प्रथम उपन्यास माना जाता है? दोस्तों शेखर एक जीवनी किसका प्रथम उपन्यास माना जाता है? बताइए आप लोग, 4 ऑप्शन पढ़ लीजिएगा। बाल गंगाधर तिलक, अज्ञेय, या फिर रामचंद्र शुक्ल, या फिर डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह। बताइए आप लोग, शेखर एक जीवनी किसका प्रथम उपन्यास माना जाता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी वाला, अज्ञेय जी का, याद रखेंगे। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी वाला। इनका पूरा नाम दोस्तों क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, ठीक है ना, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए, इसमें क्या क्वेश्चन बनना है, इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान से देखिएगा। देखिए इनमें से हिंदी की आदि जननी कौन सी है? दोस्तों हिंदी की आदि जननी इनमें से कौन सी है? बताइए आप लोग, 4 ऑप्शन पढ़ लीजिएगा। सबसे पहले प्राकृत, संस्कृत, पाली, अपभ्रंश। बताइए आप लोग, हिंदी की आदि जननी कौन है इनमें से? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी वाला, ठीक है। जननी जब आ जाए दोस्तों तो अपभ्रंश क्लिक करेंगे, ठीक है। हिंदी की जननी डायरेक्ट पूछ ले तो अपभ्रंश क्लिक करेंगे। आदि जननी जब पूछ ले दोस्तों संस्कृत क्लिक करेंगे, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर जो हिंदी है, हिंदी किस तरीके से इसका हिंदी का जन्म हुआ है दोस्तों? सबसे पहले क्या आता है? संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अपहट, तब आती है आपकी हिंदी, ठीक है, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए, यहाँ पर क्या क्वेश्चन बनना है, इनमें से कौन सी भाषा द्रविड़ परिवार की भाषा है? दोस्तों इनमें से कौन सी भाषा द्रविड़ परिवार की भाषा है? बताइए आप लोग, उड़िया, बांग्ला, कन्नड़, असमिया। बताइए आप लोग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पेपर के लिए। इनमें से कौन सी भाषा द्रविड़ परिवार की भाषा है? दोस्तों करेक्ट है ऑप्शन नंबर डी वाला, ठीक है, कन्नड़। कन्नड़ भाषा दोस्तों आपकी द्रविड़ परिवार की भाषा है, याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आप सभी के पेपर के लिए, ठीक है। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखा जाए, फिर यहाँ पर क्या क्वेश्चन बनना है, इनमें से कौन सा शब्द दोस्तों गंगा का पर्यायवाची नहीं है? गंगा का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है? 4 ऑप्शन पड़ेगा, करेक्ट आंसर बताने की कोशिश करें। अमर तरंगिनी, विष्णुपदी, त्रिपथंगा, पुष्पधन्वा। बताइए आप लोग, इसमें से कौन सी नहीं है गंगा का पर्यायवाची शब्द? पुष्पधन्वा, ये ऑप्शन नंबर डी वाला, यही नहीं है गंगा का पर्यायवाची शब्द। बाद बाकी सभी यहाँ पर विष्णुपदी भी है, त्रिपथंगा भी है, अमर तरंगिनी भी है। करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी वाला है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्या क्वेश्चन बनना है, 10th क्वेश्चन देखिएगा। जिसे जीता ना जा सके वाक्य के लिए एक शब्द कौन सा होगा? दोस्तों इसमें से जिसे जीता ना जा सके वाक्य के लिए, इसमें से दोस्तों वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा होगा? अगेय, अनंत, अजय, या फिर अगाध। बताइए आप लोग, 10th क्वेश्चन बताइएगा आप लोग। जिसे जीता ना जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या आ जाएगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी वाला है, ठीक है, अजय बोलते हैं, याद रखिएगा। क्या करेक्ट है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर दोस्तों सी वाला, अजय बोलते हैं जिसे जीता ना जा सके। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, याद रखिएगा। दोस्तों जो बहुत गहरा उसको क्या बोलते हैं? अगाध बोलते हैं, अगाध, ठीक है, याद रखिएगा। जिसकी सीमा ना हो दोस्तों उसको क्या बोलते हैं? असीमित बोलते हैं, इसे भी आपसे भी याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। जिसकी सीमा ना हो उसको असीमित बोलते हैं, और किए जाने योग्य ना हो दोस्तों उसको क्या बोलते हैं? आकर्मण्ड, ठीक, आकर्मण्ड। तो और दोस्तों जो गाया जा सके उसको क्या बोलते हैं? अगेय बोलते हैं। जिसका अंत ना हो उसको दोस्तों अनंत बोलते हैं, ठीक है। जिसे जीता ना जा सके उसको दोस्तों क्या बोलते हैं? अजेय बोलते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिए आप लोग। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? वर्तनी वाला क्वेश्चन आपसे लोग बताइएगा। शुद्ध वर्तनी से क्वेश्चन आते हैं, बच्चों के गलत भी हो जाते हैं प्रश्न, ठीक है। घनिष्ठ दोस्तों किस तरीके से लिखा जाए? घनिष्ठ आप लोग बताइएगा। घनिष्ठ की शुद्ध वर्तनी कौन सी होती है? ये लिखा घनिष्ठ, गलत हो गया। ये भी घनिष्ठ लिखा, गलत है। घनिष्ठ लिखा, घनिष्ठ क्या होता है?
घनिष्ठ होता है कि ठ होता है, बताइए आप लोग। करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी वाला है, याद रखेंगे। ठीक, घनिष्ठ होता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है 11th का, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्या क्वेश्चन बनना है, इंपॉर्टेंट है भी क्वेश्चन। अक्ल का दुश्मन होना मुहावरे का अर्थ है दोस्तों। अक्ल का दुश्मन होना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा इसमें से? महापंडित, शत्रु, मित्र या फिर महामूर्ख, बताइए आप लोग। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? अक्ल का दुश्मन होना मुहावरे का सही अर्थ होता है ऑप्शन नंबर डी वाला, महामूर्ख, याद रखेंगे। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी वाला, अक्ल का दुश्मन मतलब महामूर्ख। आंख का तारा मतलब कि बहुत प्रिय होता है, ठीक है, आंख का तारा होना मतलब कि बहुत प्रिय। दिन गंवाना मतलब क्या? समय नष्ट करना होता है। तिनके का सहारा मतलब कि थोड़ी सी मदद होता है इसका मतलब, ठीक है। दिल बाग बाग होना मतलब अत्यधिक हर्ष होना, यानी अत्यधिक खुश होना, याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट आप सभी को बता रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? सबसे पहले जान लीजिएगा दंत कौन से वर्ग में आता है दोस्तों। कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ, ठीक है दोस्तों। क, चट, तप, ठीक है। हर वर्ग में 5-5 व्यंजन होते हैं, कुल 25 व्यंजन होते हैं, ठीक है। तो इसमें से पूछा गया दंत में का कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ। दंत में कौन आता है? जब दोस्तों जीभ जो है दांत से टकराती है, कौन सा वर्ग दोस्तों? दोस्तों आप आ जाएगा ता वर्ग। ता बोलो, ता, था, दा, धा, ना। देखो हर बार जीभ से टकरा रही, मतलब कि जीभ जो हर बार दांत से टकरा रही, ता, तो ये तो दंत है। था तो है नहीं, दा ये भी है, ता, था, दा, धा, ना ये भी है, ना ये भी है, टा नहीं है। टा वर्ग दोस्तों कौन सा होता है? टा वर्ग बताओ आप लोग कौन सा आता है? कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ, ठीक है। टा, कंठ, कचट, कंठ, तालव्य, मूर्धन्य। टा दोस्तों वर्ग जो होता है मूर्धन्य होता है, याद रखेंगे। ये वाला सी वाला इसमें से दंत नहीं है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्या क्वेश्चन बनना है। 14 क्वेश्चन देखिए, टा वर्ग किस प्रकार का व्यंजन है दोस्तों? आगे अभी मैंने बताया वही आ चुका है, ठीक है। टा वर्ग किस प्रकार का व्यंजन है दोस्तों? टा वर्ग में टा जैसे कि टा, ठा, डा, ढा, ड़ा, ठीक दोस्तों। तो ये क्या बताया था अभी मैंने? कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ, क, चट, ठीक दोस्तों। तो ये मूर्धन्य में आ जाएगा, याद रखिए। 14 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है इसका? 14 का राइट है ऑप्शन नंबर सी वाला। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पेपर के लिए, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या क्वेश्चन बनना है। फिफ्टीन क्वेश्चन देखिए, इनमें से अर्ध सम्मात्रिक छंद कौन सा है दोस्तों? अर्ध सम्मात्रिक छंद कौन सा है दोस्तों, बताइए आप लोग। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कुंडलियां, दोहा, रोला, चौपाई। अर्ध सम्मात्रिक छंद पूछ लिया गया आप सभी से दोस्तों। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर इसका बी वाला, दोहा है, याद रखेंगे। कौन है? दोहा है दोस्तों, ठीक है। दोहा में दोस्तों क्या होता है? पहले तीसरे में दोस्तों 13-13 मात्राएं होती हैं, दूसरे चौथे में दोस्तों 11-11 मात्राएं होती है, ठीक ठीक है दोस्तों। पहले तीसरे में, दोहा में पहले तीसरे में 13-13 मात्राएं होती हैं, पहले वाले में और तीसरे वाले चरण में, ठीक दोस्तों। और दूसरे चौथे में दोस्तों कितनी कितनी होती है? 11-11 मात्राएं होती है, याद रखिए। चौपाई में दोस्तों प्रत्येक, ये सम्मात्रिक छंद है, इसमें प्रत्येक वर्ग में दोस्तों कितनी मात्राएं होती हैं? 16-16-16-16 मात्राएं आती हैं। रोला दोस्तों सम्मात्रिक छंद है, इसमें प्रत्येक छंद में दोस्तों कितनी कितनी मात्राएं होती हैं? 24-24-24-24। कुंडलियां में दोस्तों ये एक प्रकार का, इसमें दोस्तों कुंडलियों में कुल 6 चरण होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। इसका पहला और अंतिम चरण दोस्तों समान होता है, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। कौन से छंद का पहला और अंतिम चरण समान होता है दोस्तों? तो ये होता है कुंडलियां, याद रखिएगा। कुंडलियों में दोस्तों आप सभी लोग बताइएगा, कुंडलियों में दोस्तों आप सभी लोग बताइएगा कितनी कितनी मात्राएं होती हैं, ठीक दोस्तों। कुंडलियों में आप लोग बताइएगा कितनी कितनी मात्राएं होती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्या क्वेश्चन बनना है। 11-13 होती है पहले तीसरे में, या फिर 13-11 होती है, ठीक। आप सभी के लिए बता दिया, हिंट दे दिया, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 16 क्वेश्चन। स्थावर का विलोम शब्द दोस्तों क्या होगा? स्थावर का विलोम शब्द क्या होता है, बताइए आप लोग। स्थावर का जंगम, स्थिर, जड़, स्थूल। दोस्तों करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए वाला, जंगम, याद रखेंगे। स्थावर का विलोम शब्द जंगम होता है, ठीक है दोस्तों। स्थावर का जंगम होता है, स्थिर का अस्थिर या फिर चंचल होता है, जड़ का दोस्तों चेतन होता है, स्थूल का मतलब दोस्तों सूक्ष्म होता है, ठीक। स्थूल मतलब कि बहुत हष्ट पुष्ट, बहुत तगड़ा, ठीक दोस्तों, मजबूत। स्थूल उसका क्या होता है? सूक्ष्म, बिल्कुल नाजुक, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा,
17 क्वेश्चन, पक्षी का पर्यायवाची शब्द दोस्तों कौन सा है इसमें से? पक्षी का पर्यायवाची शब्द कौन है? वृंत, शार्दूल, उरग, विहंग। दोस्तों करेक्ट आंसर जा रहा 17 का ऑप्शन नंबर सी वाला। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे करेक्ट आंसर क्या है? पक्षी का क्या है? ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों। और भी इसके पर्यायवाची शब्द होते हैं जैसे खेचर, द्विज, पतंग, पंछी, खग, विहंग, परिंदा, शकुंत, अखंडज। ठीक दोस्तों, चिड़िया, पखेरु, नभचर आदि ये सभी होते हैं। उरंग के दोस्तों पर्यायवाची शब्द क्या होता है? उरम दोस्तों, उरंग जो है, उरग जो है, ये उरंग नहीं उरग है, सर्प का ही पर्यायवाची शब्द होता है, याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, सर्प के पर्यायवाची शब्द क्या क्या होते हैं दोस्तों? भुजंग होता है, व्याल होता है, सांप होता है, नाग होता है, पनंग, विषधर, ये सभी होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये सर्प का पर्यायवाची शब्द है, याद रखिए। शार्दुल दोस्तों किसका होता है? शार्दुल, शार्दुल आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। ठीक है, शार्दुल किसका होता है? शेर का होता है क्या? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। 18वां क्वेश्चन देखिएगा, अत्युक्ति शब्द में कौन सा उपसर्ग है दोस्तों? अत्युक्ति शब्द में उपसर्ग कौन सा है? अति, उत, दुर, अति। बताइए आप लोग। 18 क्वेश्चन बताइए, इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन लिया है मैंने, सिलेक्टेड क्वेश्चन है, ऐसे प्रश्न भी पूछे जाएंगे, उपसर्ग प्रत्यय से भी प्रश्न आपसे के पेपर में बनने वाले हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी वाला, अति उपसर्ग है, इसमें याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, अत्युक्त में अति उपसर्ग आता है। ठीक है, जैसे कि और भी देख लीजिएगा, और भी वर्ड होते हैं जैसे कि अतिशय, अतिरिक्त, अतिरे, ये सभी दोस्तों अति उपसर्ग है, इसमें याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 19 क्वेश्चन ध्यान से देखिए, प्रत्येक रस में संचरण करने वाले भाव को क्या कहते हैं? प्रत्येक रस में संचरण करने वाले भाव को क्या कहते हैं? बताइए आप लोग। उद्दीपन, संचारी भाव, अनुभाव, स्थायी भाव। बताइए आप लोग। 19 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट है, संचारी भाव। दोस्तों संचारी भावों की संख्या कितनी होती है? 33 होती है, याद रखिएगा, डायरेक्टली पेपर में पूछ लिया जाता है। संचारी भावों की संख्या कितनी होती है? 33 होती है। ठीक है, भरत मुनि के अनुसार है ये। ठीक, भरत मुनि के अनुसार स्थायी मतलब कि संचारी भावों की संख्या 33 होती है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। भरत मुनि के अनुसार दोस्तों रसों की संख्या कितनी होती है? 8 रस होते हैं। ठीक है, भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 होती है दोस्तों, याद रखिएगा। 9वां रस दोस्तों कौन सा है? 9वां रस दोस्तों आप सबको शांत रस है। ठीक है, 10वां रस दोस्तों कौन सा है? 10वां रस बताइए आप लोग। और इसके 11वां रस बताइएगा। टोटल 11 रस होते हैं, याद रखिएगा। चलिए, भरत मुनि के अनुसार खाली 8 है। ठीक है, और 11वां रस दोस्तों वात्सल्य रस होता है, ये आपसे लोग याद रखिएगा। और 10वां रस आपसे लोगों को बेहतर बताना है। ठीक है, 10वां रस आप सभी को ही बताना है। 8वां मैंने मतलब कि मैंने 9वां बता दिया शांत, 11वां बता दिया मैंने वात्सल्य, 10वां आप सभी को बताना है। चलिए, कुछ आप लोग भी हेल्प करा करो। ठीक है, बताया करो, पता तो चले आप लोगों को कुछ है कि नहीं। गिरधर में कौन सा समास है दोस्तों? गिरधर में कौन सा समास प्रयुक्त है? बताइए आप लोग। कर्मधारय, अव्यय भाव, बहुब्रीहि, तत्पुरुष। गिरधर में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास है, याद रखिए। जहां पर भगवान के नाम आ जाए वहां पर बहुब्रीहि समास होता है, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, गिरिधर में बहुब्रीहि समास है। गिरधर मतलब कि श्री कृष्ण, याद रखिएगा। गिरधर का मतलब श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण की बात हो रही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 21 क्वेश्चन, सन्मार्ग में प्रयुक्त संधि कौन सी है दोस्तों? सन्मार्ग में प्रयुक्त संधि कौन सी है? बताइए आप लोग। 21 क्वेश्चन, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी वाला, व्यंजन संधि है, याद रखिएगा। व्यंजन संधि सन्मार्ग में, जैसे कि सड़मार्ग आ जाता है, सट प्लस मार्ग, जगन्नाथ आ जाता है, जगत प्लस नाथ। ठीक, तो उसी प्रकार सन्मार्ग मतलब कि सत प्लस मार्ग, ऐसे। 1 सेकेंड, सत प्लस मार्ग। ठीक है, इसका संधि विच्छेद है सन्मार्ग। अगला क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, इनमें से तत्सम शब्द कौन सा है दोस्तों? तत्सम तद्भव से भी प्रश्न आप सभी के पेपर में देखने को मिलेंगे। तत्सम शब्द पूछ लिया गया आप सभी से, कौन सा है? स्वर्ण, कुआं, सूरज, कपूत। बताइए आप लोग। दोस्तों यहाँ पर सूरज तो तद्भव है, ये तो नहीं हो सकता कभी भी। अब 3 ऑप्शन बचे आप सभी के पास, बताइए आप लोग। दोस्तों कपूत भी नहीं है। ठीक दोस्तों, कपूत भी नहीं है, कुआं भी नहीं है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए वाला, स्वर्ण। सोना का दोस्तों होता है ये, मतलब कि सोना होता है तद्भव, इसका तत्सम क्या होता है? स्वर्ण होता है, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, आप सभी को बता दूं कुआं का दोस्तों तत्सम क्या होता है? कुआं का, कुआं जो दे रखा है ऑप्शन नंबर बी में, इसका कूप होता है। सूरज का दोस्तों सूर्य होता है। ठीक है, कपूत का दोस्तों कुपुत्र होता है।
ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। चलिए 23 क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? शुद्ध शब्द कौन सा लिखा हो बताइए आप लोग, शुद्ध शब्द कौन सा लिखा हुआ है? तो दोस्तों उज्ज्वल आपसे लोगों को देख लिया होगा, उज्ज्वल किस तरीके से लिखा जाता है? उज्ज्वल ऐसे लिखा जाता है, डबल ला बनी होती है इसमें, सिंगल ला गलत हो गया ये। यानी दोस्तों इस तरीके से नहीं लिखा जाता है, यानी दोस्तों इस तरीके से लिखा जाता है, ये भी आप सभी का गलत हो गया है, ठीक है। द्वंद्व दोस्तों किस तरीके से लिखा जाता है? द्वंद्व, द्वंद्व किस तरीके से लिखा जाता है? द्वंद्व इस तरीके से लिखा जाता है, इस तरीके से, ठीक दोस्तों। यानी यहाँ पर ये वाला सही लिखा है, ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका शुद्ध वर्तनी ए वाला ही सही है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है के लिए एक शब्द कौन सा दोस्तों होगा? जिस पुरुष की पत्नी साथ ना हो उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, बताइए आप लोग? विधुर, विपत्नीक, वियोगी, अपत्नीक। दोस्तों जिसकी पत्नी मर गई हो उसको बोलते हैं विधुर, ठीक है। जिसका पति मर गया हो उसकी, मतलब कि जिसका पति मर गया हो उस औरत को क्या बोलेंगे? विधवा बोलेंगे। जिसकी पत्नी मर गई हो, मतलब कि जिसकी पत्नी मर गई हो, पति जिंदा हो, उसको बोलते हैं विधुर, ठीक दोस्तों, याद रखिएगा। वियोगी, संयोगी ये नहीं हो सकता है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी वाला, विपत्नीक, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं हो उसको बोलते हैं विपत्नीक। आज का लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, बताइएगा कितने क्वेश्चन आप लोगों ने सही किए। पलंग शब्द का तत्सम कौन सा होगा दोस्तों? पलंग शब्द का तत्सम रूप बताना है आप सभी को। पलंग, परमंग नहीं होगा, पलंग नहीं होगा, प्लवंग नहीं होगा, पर्यक होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ठीक। पलंग का तत्सम क्या होगा? पर्यक होगा। तो बस इतना ही, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, जय हिंद।